अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? सब लोग ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो पिछले कुछ दिनों में नई बुक मार्केट में आ चुकी है। अब उस बुक में और जो हमने पीडीएफ वाली बुक थी हमारे पास, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। मतलब उसमें क्वेश्चंस डिफरेंट हैं और जो हमने पीडीएफ वाले क्वेश्चंस किए थे वो डिफरेंट हैं। तो अब मैं बिल्कुल वही अपडेटेड बुक जो मार्केट में टेक्स्ट बुक आपको मिल चुकी है उसके मुताबिक अपडेटेड लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जो आज मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज 2.1 आपको मैं वन शॉट में समझाऊंगा। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक हो गया। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं बेटा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। ठीक है, और ये बेल का आइकन भी लाजमी दबा लें ताकि जो नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हों वो फ़ौरन ही आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी। अब ये लेक्चर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि न्यू बुक है, हर टीचर अपने मेथड से समझाता है, लेकिन समझ आपको उसी की आएगी जिस टीचर का मेथड आसान होगा और वो डिटेल्ड होगा। तो लेक्चर्स लाजमी देखें, सारे के सारे हर टीचर के लेक्चर जरूर देखें और उससे फ़ायदा आपको ये होगा आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर ले। एनी पार्ट। तो चैप्टर नंबर 2 है बेटा आपका फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो करने वाली एक्सरसाइज है वो सिर्फ 2.1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2.2 जो है वो ग्राफ्स वाली एक्सरसाइज है, समझा दूंगा मैं, लेकिन वो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सिर्फ 2.1 करेंगे। तो फंक्शंस का टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th क्लास में। ठीक है, तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में भी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन। अब मैं जो आपको डेफिनेशन बताऊंगा ना, हो सकता है वेरी रेयर चांस कि कोई टीचर आपको ये वाली डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से लिखवाए। हो सकता है कोई टीचर लिखवाए आपको, लेकिन बहुत कम चांस है। तो इसीलिए ये डेफिनेशंस आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई। ठीक है, पहले कुछ वर्डिंग यूज करते हैं। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज to describe the dependence of one quantity to another. The following examples illustrate how this term is used. हाँ जी, कितनी है डेफिनेशन? कोई नहीं डेफिनेशन यहाँ पे। चलो अब मैं आपको ना लिबनीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फंक्शन की डेफिनेशन समझाता हूँ। वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन another। तो बेटा लिबनीज ने डेफिनेशन जो बताई थी वो ये डेफिनेशन थी कि दो क्वांटिटीज का ऐसा रिलेशन कि जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करे। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे ये देखो, हमारे पास एग्जांपल है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब उसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, तो अगर हम x इंटू एक्स कर लें तो लेंथ का स्क्वायर होता है एरिया। अब देखो, अगर मैं एरिया को लेंथ को इंक्रीज करूं तो एरिया भी क्या हो जाएगा? एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। और अगर मैं लेंथ को डिक्रीज करूं तो एरिया भी क्या हो जाएगा? एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो एरिया है ना वो किस पे डिपेंडेंट है? वो लेंथ पे डिपेंडेंट है। लेंथ बढ़ेगी एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ कम होगी एरिया कम हो जाएगा। तो ए जो है एरिया, ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। अब ये दो क्वांटिटीज का ऐसा रिलेशन हो गया कि एक क्वांटिटी दूसरी पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट फंक्शन का?
कि ये दो क्वांटिटीज का रिलेशन है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। लिबनीज में दो क्वांटिटीज के बारे में बताया था। तो उसके बाद आइलर जो था ना, आइलर ने नोटेशन दी, आइलर ने नोटेशन बताई कि फंक्शन अगर दो क्वांटिटीज का रिलेशन है जो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो आइलर ने कहा फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x एक क्वांटिटी है, ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, मतलब x को इंडिपेंडेंटली वैल्यूज देंगे और उस हिसाब से हमें y की वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारा इस पूरे चैप्टर में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन और नोटेशन समझ आ गई होगी। चलो अब हम बुक के टेक्स्ट पे चलते हैं। अब बुक की टेक्स्ट को समझते हैं आगे से। अब यहाँ पर वो फिर वही एग्जांपल जो भी मैंने दिए हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन इट्स साइड्स, द वॉल्यूम v ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन r, वॉल्यूम r पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, वो कौन सी पढ़ी है? वो आपने सेट से रिलेटेड पढ़ी है, वो ये वाली डेफिनेशन है। A function is a rule of correspondence between two sets in such a way that each element in first set correspond to one and only one element in the second set। हमने जो 10th में पढ़ी थी वो थी डेफिनेशन हमारी सेट्स से रिलेटेड। उसमें क्या था, x के तमाम एलिमेंट, मतलब पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहा होगा, मतलब उसके साथ रिलेट कर रहा होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी फर्स्ट ईयर वाली। या अब मैं फर्स्ट ईयर वाली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहले हम सेकेंड ईयर में टॉपिक पढ़ते थे, तो अब हमारा टॉपिक आ गया ये फर्स्ट ईयर में। अब मैं कहूँगा कि ये हम पहले 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया? चलें जी, अब फंक्शन की डेफिनेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेट्स वाली। तो सेट्स वाली डेफिनेशन ये थी कि अगर x एक फंक्शन सेट हो और y एक सेट हो, ठीक है, x में कुछ वैल्यूज हो, y में कुछ वैल्यूज हो, तो एक बाइनरी रिलेशन ऐसा कि x के तमाम एलिमेंट्स y के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्म करें, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते थे? ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहते थे। और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y, और यहाँ पर x सेट x को बिलोंग करता है और y की जो वैल्यूज आती हैं वो कैपिटल Y को बिलोंग करती है। तो आपको मालूम होता था कि ये जो है ना हमारा सेट x, ये हमारी डोमेन होती थी, ठीक है, और जो उसके आंसर आते थे वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रेंज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डोमेन है 1 2 3 और रेंज क्या है 4 5 6। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कोडोमेन की। तो अब एक और चीज होती है जो आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ी, वो होती है कोडोमेन। अच्छा, अब कोडोमेन में और रेंज में क्या फर्क होता है? रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो x सेट के एलिमेंट्स के इमेजेस हों, वो होती है रेंज। यहाँ पर रेंज क्या हमारी 4 5 6। अब कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन जो होता है ना, पूरे का पूरा सेट y होता है। तो फर्क समझ आ गया कि रेंज में और कोडोमेन में फर्क क्या होता है। कोडोमेन पूरे का पूरा सेट y होता है और रेंज सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट के x के एलिमेंट के इमेज होते हैं। तो याद रखना है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती, ये डिफरेंट चीजें होती हैं। इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, जब ये रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? रेंज वो वैल्यूज जो किसी ना किसी का इमेज हो, वो रेंज होती है। और कोडोमेन क्या होती है? तमाम y के एलिमेंट्स, सेट y के एलिमेंट, भले वो किसी का इमेज है या किसी का इमेज नहीं है,
तब भी ये पूरी की पूरी जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी कोडोमेन होती है। तो डोमेन और कोडोमेन का फ़र्क आपने समझ लेना है। डोमेन पूरा सेट X होता है और कोडोमेन पूरा सेट Y होता है। इस तरह आपने इसको याद रखना। ठीक हो गया। चलें, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अब हम इसको डोमेन और कोडोमेन को समझेंगे। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल लिखी हुई है। देखो, द सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू y in y is called range of f, while the codomain of function is the set y in which functions output values of the range lie। मतलब रेंज की जो वैल्यूज होती हैं उसके अंदर लाई करेंगी। तो ये होती है डोमेन और कोडोमेन की डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पर अगली पेज पे आ जाएं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा है। क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन एक मशीन के तौर पे काम करता है। क्या करता है? एक मशीन के तौर पे काम करता है। फिजिक्स में क्या करते हैं, पहले हम किसी मशीन को इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ पर हमारी x होगी, इनपुट दी, फंक्शन के अंदर गई इनपुट, ठीक है, वैल्यू x की पुट कर दी। उसको सॉल्व करके हमने जो आंसर्स निकाले होंगे जो कि y की वैल्यूज होंगी, तो x हमारा इनपुट होगा और y हमारा आउटपुट होगा। तो फंक्शन एक मशीन के तौर पे काम करता है। तो ये यहाँ पे छोटी सी कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है और ये भी बताया हुआ है कि किसने दी थी, आयलर ने नोटेशन दी थी किसकी, फंक्शन की, y इज इक्वल टू ऑफ x। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें फंक्शन की इसको अच्छी तरह क्लियर करना है। तो ये क्लियर होगा तो आगे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमने जो फंक्शंस डिस्कस करने हैं आपने याद रखनी है, बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करना। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? द फंक्शंस in which domain and range both are set of real numbers are called real valued function। तो आई होप समझ आ गई होगी कि ऐसे फंक्शंस जिनकी बेटा डोमेन भी रियल नंबर हो और रेंज भी रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस करना है। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1, ठीक है। अब देखो, x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, रियल नंबर पुट कर दो, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। मतलब y की वैल्यू भी एक रियल नंबर होगी। तो x की तमाम वैल्यूज पे, रियल नंबर्स पे, y की वैल्यू भी एक रियल नंबर आएगी। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन। इस पूरे चैप्टर में हमने कौन सा फंक्शन डिस्कस करनी है? रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंक्शंस की टाइप। फंक्शन समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या चीज़ है? अब फंक्शन को चेक करना है, मतलब फंक्शन का वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया जाए एक्स की फॉर्म में, हमने चेक करना होगा ये फंक्शन है या नहीं। उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वैसे तो ये ग्राफिकल मेथड है, कम ही इसको हम यूज़ करेंगे जब भी ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो, पहला ग्राफ आ रहा है। अब हमें अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए या कोई ग्राफ दिया जाए, हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है ग्राफ या नहीं। आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? आपने ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये क्या होगा? ये एक फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसी तरह ये देखो, इसमें भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये भी फंक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो, ये सर्कल है,
सर्कल का फंक्शन बना हुआ ये ग्राफ बना हुआ, इस पे हम वर्टिकल एंड टेस्ट लगाएं तो ये दो जगह पे कट हो जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये वाला ग्राफ भी फंक्शन नहीं है, यहाँ पर ये 3 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पर ये 2 जगह पे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक इट इज फंक्शन और नॉट। समझ आ गई बात, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वही सारी डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ी थी। तो पहली टाइप का फंक्शन होता है 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। A function f from x to y is 1 1 if different inputs produce different outputs. If f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2. 1 1 का मतलब क्या है कि x के एक एलिमेंट का y का सिर्फ एक यूनिक इमेज ही होना चाहिए, मतलब x के डिफरेंट एलिमेंट्स का आंसर भी y के डिफरेंट एलिमेंट्स आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। ठीक हो गया, मतलब 1 का आंसर 4 है, 2 का आंसर 6 है, 2 का आंसर 4 नहीं होना चाहिए। 1 और 2 का आंसर अगर सेम हो गया तो ये 1 1 नहीं होगा। 1 2 1, 1 का 4 होगा, 2 का 6 होगा, डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, तो इसका टेस्ट भी यही है कि आपने f of x1 इक्वल टू f of x2 पुट करना है, उसका आंसर x1 x2 आना चाहिए। जैसे कि ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, f of x इसको चेक करना है 1 1 है, आपने x की जगह पे x1 पुट कर देना है और उसको इक्वल रख देना है x की जगह पे x2, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 रख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू आ जाएगा x2 का। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन 1 1 है। ये टेस्ट भी समझ आ गया। ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कब होता है, सब्जेक्टिव फंक्शन कब होता है। आपको मैंने 10th क्लास में बताया था कि जब रेंज b के बराबर आ जाए, सारे का सारा आंसर रेंज का सेट b के बराबर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब इसको चेक करते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। फंक्शन f from x to is on to if every element in the codomain y has at least one pre-image in the domain of x। अब ये बात समझ आ गई है कि डोमेन और कोडोमेन क्या है। वो कह रहा है कि कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स, हाँ जी, पूरे पूरे y के तमाम एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक यूनिक आंसर आना चाहिए। उसका क्या आना चाहिए, यूनिक आंसर आना चाहिए। तो अगर ऐसे हो तो फंक्शन ऑन टू होगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी इन एलिमेंट इन y there exists an element x in x such that f of x equal to y। मतलब y की हर वैल्यू पे x का कोई ना कोई एक आंसर लाजमी यूनिक आंसर आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे इसने को टेस्ट भी बताया है, ये इसको चेक करना है, डोमेन और कोडोमेन बोथ रियल नंबर होने चाहिए, फिर फंक्शन ऑन टू होता है। इसको क्या करना है, आपने ना इसमें एफ ऑफ एक्स या पे वाई पुट करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस 3। अब बेटा यहाँ पे देखो, मैं वाई की कोई एक वैल्यू पुट करूँ इसमें, तो एक्स का एक यूनिक ही आंसर आएगा, एक्स का एक यूनिक आंसर आएगा। मतलब हर वाई पे एक वैल्यू एक्स की आ रही है और वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आ रही है। इसका मतलब फॉर ईच वाई इन आर देयर एग्जिस्ट a unique element in R such that f of x y is equal to y। इसका मतलब ये कौन सा है, ऑन टू फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन का तो पता ही है आपको। अब फंक्शन f from x to y is बाइजेक्टिव बोथ, अगर फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, तो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई। पीस वाइज फंक्शन कौन से होते हैं, नाम से पता लग रहा है, इसके कुछ पीसेस बने होते हैं, टुकड़ों में तकसीम होता है। A piecewise function is a function that is defined by different expressions or pieces over different level of its domain। जैसे कि ये एक फंक्शन है, इसका एक पीस 2x + 1 है और ये डिफरेंट इंटरवल पे आता है, x लेस देन 0 पे ये आपका फंक्शन होगा और x² - 1 इस इंटरवल पे ये आता है, साथ इसका ग्राफ भी बना हुआ है। तो ये पीस वाइज होते हैं, टुकड़े बने होते हैं, जैसे ये एक टुकड़े का ग्राफ ये है, दूसरे टुकड़े का ग्राफ ये है। तो ये इकट्ठे भी हो सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर।
चलो जी, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ 2.1। अब इसके ना सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व करके रख लिए हुए हैं, ठीक है। मैं प्रोसेस समझाता जाऊंगा क्योंकि लिखने में टाइम बड़ा यूज हो जाता है, क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज करवानी। मैं कोशिश यही है कि जितना आसानी से कम वक्त में ज़्यादा काम समझा दिया जाए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखनी है, समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सौखा सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। आपको ये एफ ऑफ एक्स ये गिवन है और एफ ऑफ एक्स ये गिवन है। आपने एफ ऑफ -3 फाइंड करना है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलो जी, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ए पार्ट करते हैं, एफ ऑफ एक्स ये है, पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ -3। जहाँ जहाँ पे एक्स है क्या पुट कर देना, -3 पुट कर दिया, तो -3 का इसके 9 हो गया, तो पहले का आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ -3 का 8 आ गया। चलो करते जाओ। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ 0 फाइंड करना, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है 0 पुट कर दो, तो क्या आंसर आ गया एफ ऑफ 0 का, -1। इसको समझ लो अब एफ ऑफ एक्स -2। अब यहाँ पे आपने रिप्लेसमेंट करनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है किससे रिप्लेस करना है, एक्स -2 से। अब एक्स -2 का स्क्वायर एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर -4x + 4 -1, तो एक्स के रह गया -4x रह गया, तो 4 और -1 कितना आंसर आ गया 3, तो ये आ गया एक्स -2। अच्छा, इस तरह फोर्थ पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर + 3 फाइंड करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर + 3, तो ये पुट कर दो, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया -1 कर दिया, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हो गया। अब आ जाओ बी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स ये है, पहले फाइंड करो एफ ऑफ -3, जहाँ जहाँ पे एक्स है -3 पुट कर दिया, तो -6 + 3, तो पहले का आंसर क्या आ गया, -3 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब फाइंड करो एफ ऑफ 0, जहाँ जहाँ पे एक्स है क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, 2 × 0 ये हो गया, तो क्या आंसर आ गया, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स है एक्स -2 पुट कर, मल्टीप्लाई कर दिया 2x -4 -3, और ये आ गया 2x -4 और -3, माइनस का 1 आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर + 3 फाइंड करना है एफ ऑफ, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है एक्स स्क्वायर -3 पुट कर दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 6 + 3 कितना हो गया 9, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया जी। चलो क्वेश्चन 1 समझ आ गया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, इस एक्सप्रेशन एफ ऑफ a + h - f of a + h। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स = 4x + 7। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ a + h, ठीक है। उसके बाद हम एफ ऑफ a फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, पहले हम जहाँ जहाँ पे x है a + h रख दो, 4a + 4h = +7 आ गया। अब हमने एफ ऑफ a फाइंड करना, जहाँ जहाँ पे x है एफ ऑफ a में x में a पुट कर दिया। अब इन दोनों को माइनस किया और ओवर h कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ h a + h ये है, एफ ऑफ a ये है हमारा, माइनस था, माइनस से साइंस चेंज हो गए, -7 + 7 से कैंसिल, 4a से कैंसिल, 4h ओवर h रह गया, h से कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट है हमारा एफ ऑफ एक्स = साइन ऑफ एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं, एफ ऑफ a + h - f of a करते हैं, तो साइन एक्स में x की जगह पे जहाँ पे है a + h कर दिया, और जहाँ पे x है वहाँ पे a कर दिया। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब मजे की बात देखें, ये फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10-11 में जाएगा आगे, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन यूज करना है। तो अब यहाँ तक के लिए ये फॉर्मूला जरूर याद कर लो, जब ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जाएंगे तब ये सारे फॉर्मूलाज ही आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। अभी के लिए इसको याद करो। तो इस पे हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसमें हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, sin α - sin β।
इसको बोलते हैं सम से प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर। तो अब इसके ऊपर हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, ए प्लस एच, और बीटा हमारा क्या है, हमारा ए है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो अब इस पे फॉर्मूला लगे, ए प्लस ए 2h हो गया, ये कैंसिल हो गया h ओवर 2। अब इसका 2 भी अलग कर दोगे तो ये a रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाओ जी। पार्ट नंबर 3 में भी ऐसे ही करना है। पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लेंगे। एक्स की जगह पे ए प्लस एच रख दिया, ये मैंने क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ये मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया, एफ ऑफ ए ये आ गया। अब आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है, ये नीचे किया हुआ है, तो ये पूरे का पूरा आपका एफ ऑफ, तो ये आपका आ गया एफ ऑफ एच। माइनस है तो साइंस चेंज हो जाएंगी, ओवर एच, तो ए क्यूब कैंसिल, ए स्केयर कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, ये एक्सप्रेशन रह गया हमारे पास। अब इसमें से एच कॉमन आ जाएगा, एच एच से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x की जगह पे a प्लस एच रख दिया, x की जगह पे a रख दिया, तो ये आ गया जी 1 ओवर एच को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 ओवर एच। अब tan आपको पता क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है, ये साइन ओवर कॉज होता है। एलसीएम ले लिया, कॉज ए प्लस एच और कॉज ए, एलसीएम आ गया, कॉज ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉज ए प्लस एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। ये दोनों एंगल, मतलब यहाँ पे हमारा ये अल्फा है। ठीक हो गया, चलो जी फॉर्मूला लगाओ। तो देखो फॉर्मूला बनना है साइन ए प्लस एच इंटू कॉज ए माइनस कॉज ए प्लस इंटू साइन ए। तो साइन अल्फा कॉस बीटा तो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारा ए प्लस एच है, बीटा हमारा ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। अब आपने स्क्वायर के एरिया को पेरीमीटर के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स की लेंथ बराबर हो। तो आपको मालूम है इसका एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, और पेरीमीटर होता है 4x, चारों साइड्स को प्लस कर दें, तो आपने इसको 1 का नाम दे देना है। पेरीमीटर में से आपने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि पेरीमीटर के फंक्शन में तब्दील करना है, तो हमने ना x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप p इक्वल आ गया 4x के, अब 4x इक्वल टू p आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू p ओवर 4। ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे पुट करनी है 1 में, p ओवर 4 का स्क्वायर p स्क्वायर ओवर, तो क्या आंसर आ गया एरिया का, p स्क्वायर ओवर 60। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन 1। अब इसका बी पार्ट आ जाओ। तो बी पार्ट में आ रहा है द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एरिया के फंक्शन में तब्दील करना। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपने सर्कमफ्रेंस को एरिया के फंक्शन में तब्दील करना, मतलब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए, तो आर स्क्वायर इक्वल आ गया ए ओवर पाई, स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर की वैल्यू आ गई ए ओवर पाई होल का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर इक्वेशन 1 में सर्कमफ्रेंस में। अब 2 पाई इक्वल आ गया ए स्क्वायर रूट ओवर पाई स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स के। तो पाई ओवर स्क्वायर रूट पाई किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आ जाएगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो क्या आंसर आ गया, सर्कमफ्रेंस को एरिया के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू पाई ए स्क्वायर
रूट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी इसका, द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, आपको पता है क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है, उसको बोलते हैं क्यूब। अगर ये डिफरेंट हो तो फिर ये कहलाएगा क्यूबॉइड, लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा क्यूब है। तो आपको सरफेस एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 6l²। याद रखना, क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6l²। तो लेंथ ऑफ एज इसकी x रखी है, l भी रख सकते हो, यहाँ पे हम x रख ली। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ का क्यूब, तो वॉल्यूम आ गया x क्यूब। तो वॉल्यूम के फंक्शन में तब्दील करना है, तो अब हमने इसमें से x फाइंड करना है। x क्यूब इक्वल टू v क्यूब ले लिया, मतलब क्यूब रूट ले लिया, पावर 1/3 आ गई, x की वैल्यू आ गई v की पावर 1/3। ये आपने पुट कर दिया, 6 इंटू एक्स का स्क्वायर है, x की वैल्यू ये आई है, तो ये आ जाएगा 6v की पावर 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में डोमेन रेंज की बात दफ़ा समझ नहीं आती, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बातें समझ लेनी है। मैं सिंपल सी चीज़ें समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, जी ऑफ एक्स इक्वल है हमारा 5 - x। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन हमें याद रखनी है x की वो वैल्यूज, ठीक है, जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब कि x की उन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। x की वैल्यू पुट करके y का आंसर नेगेटिव का स्क्वायर नहीं आना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो उन वैल्यूज को हमने फिर इसकी डोमेन में से निकाल देना, ठीक है। अगर जिस वैल्यू पे माइनस का स्क्वायर रूट आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, वो वैल्यू शामिल नहीं करनी डोमेन में, उसके अलावा बाकी वैल्यूज होंगी वो हमने डोमेन में शामिल करनी। अब देखो, x की किसी भी वैल्यू पे ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट बनता है? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें तो स्क्वायर रूट ही नहीं है। इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है जिस पे ये अनडिफाइंड हो। और ये इन्फिनिटी में भी बन सकता क्योंकि इसमें तो फ्रैक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब x की तमाम रियल नंबर्स वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब इंटरवल दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल। अब इसको समझ लो, इसको ऐसे ये वाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, इसका मतलब होता है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ना, ये शामिल नहीं हैं, इनके बिटवीन वाली वैल्यूज शामिल हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, उसके लिए बड़ी ब्रैकेट जो होती है। इसका मतलब होता है कि इसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं और दरमियान वाली कीमतें भी शामिल हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक साइड से क्लोज कर दें एक साइड से ओपन कर दें, इसका मतलब क्या, ये शामिल है, ये इससे आगे शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है। तो एजेस पे ओपन आ जाए तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्लोज्ड हो जाए तो वो इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे देखो -∞ प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन वैल्यूज शामिल है, ये शामिल नहीं। तो ये हमारी पहले क्वेश्चन की डोमेन भी रियल नंबर है। तो देखो x पुट करूंगा तो आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? -∞ से +∞। चलो सेकंड क्वेश्चन, g ऑफ x इक्वल है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसका मतलब कुछ वैल्यूज पे ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट बन सकते हैं। उसको चेक करने का डायरेक्ट तरीका ये है, आपने x प्लस 2 को लेस देन 0 नेगेटिव पुट करते हैं, तो x इज लेस देन -2 पे ये वैल्यूज क्या देगा? नेगेटिव देगा, और नेगेटिव देने का मतलब इसका नेगेटिव का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? देखो -2 पुट करता हूँ मैं, इसका आंसर 0 आता है, डिफाइंड है, ठीक है। -3 पुट कर दी, क्या आंसर आ गया? -1 आ गया, नॉट डिफाइंड।
-4 पे भी नेगेटिव आ गया, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब सिर्फ -2 या उससे ऊपर वाली वैल्यूज पर ये डिफाइंड है। इसकी डोमेन में सिर्फ हमने वही वैल्यू शामिल करनी है जिस पे डिफाइंड है। -2 पे डिफाइंड है और इससे आगे वाली वैल्यूज पे डिफाइंड है। तो इसका इंटरवल क्या बना, क्लोज इंटरवल -2 टू ओपन इंटरवल प्लस इंफिनिटी। अब समझ आ गई क्लोज ओपन की। अब देखो डोमेन स्टार्ट हो रही है -2 से, तो x की वैल्यू -2 पुट करो, क्या आंसर आता है इसके रेंज का पहला आंसर 0 आएगा और बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी होंगी। तो डोमेन -2 से स्टार्ट होगी, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, और उससे आगे, तो इसका रेंज क्या होगी, 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी तक। तो ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलो अब इसको समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक पीस वाइज फंक्शन है। अब पीस वाइज फंक्शन में डोमेन क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू -2। अब देखो इसमें ना ही स्क्वायर रूट आ रहा है ना ही फ्रैक्शन आ रही है, इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज पर ये डिफाइंड होगा। तो डोमेन तो सीधी सीधी आ गई -∞ टू +∞। अब रेंज कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है ये अब चेक करते हैं। पहले इसको चेक करते हैं। देखो अब इसमें इक्वल लगा हुआ है, जब मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ आंसर आता है -5। अच्छा उससे पीछे जाता हूँ -2 से -11, तो देखो -5 से पीछे की तरफ रेंज की वैल्यू जा रही है। इसका मतलब रेंज कहाँ से शुरू हो रही है, इस फंक्शन के हिसाब से -5 से पीछे। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, ये वाला फंक्शन, इसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जा रही है। अब ये वाला दूसरा फंक्शन ले लिया, -2 पुट किया मैंने, इसका आंसर आ गया 10। अब अगर मैं इससे आगे जाता हूँ, -2 से अगला नंबर -1 है, इस पे आ रहा है 7, 0 पे आ रहा है 4, इस पे आ रहा है 1, तो देखो 10 सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, इससे और बड़ी वैल्यू नहीं आ रही इसकी रेंज की, उससे पीछे की तरफ ही ये जा रहा है। अब क्योंकि इसमें x ग्रेटर देन 2 है, ओनली ग्रेटर देन -2 है, तो x की इस वैल्यू पर जो आंसर आता है 10, ये शामिल नहीं होगा इसकी रेंज में। लेकिन जब मैं इससे ऊपर जाता हूँ ना, तो ये वाली वैल्यूज इसमें शामिल होगी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गई बात कि इसकी जो रेंज का मैक्सिमम आंसर आता है वो 10 है। लेकिन क्यों यहाँ पर हमने इस फंक्शन में इसको शामिल नहीं करना -2 को, तो इट मीन्स कि ये 10 भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर 10 आता है, बाकी सारी वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं। जैसे ये -5 से नीचे जा रहा है, ये 10 से नीचे जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -∞ टू, रेज हो गया, -∞ टू 10 ओपन इंटरवल, 10 से पीछे तमाम वैल्यूज इसके आंसर। तो आई होप समझ आ गई इसकी रेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, इसमें हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, इसमें आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और इसमें स्क्वायर रूट भी नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, इसका मतलब तमाम रियल नंबर्स पे इसकी तमाम वैल्यूज डिफाइंड है। डोमेन आ गई -1। अब इसमें क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सारे आंसर पॉजिटिव आने हैं। अब सबसे मिनिमम आंसर क्या आएगा इसका, ऑब्वियस बात है, जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो इसका सबसे छोटा आंसर 0 आ रहा है, जो कि इसकी रेंज में शामिल होगा। तो इसका मतलब इसमें सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। नॉन नेगेटिव नंबर्स मतलब 0 से ऑनवर्ड्स जो होल नंबर्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 0 पे क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि 0 आंसर आ रहा है रेंज में, तो 0 शामिल है, उससे आगे वाली वैल्यूज शामिल है, और इन्फिनिटी से पीछे पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पांचवें पे। पांचवें में ये एक फ्रैक्शन में फंक्शन आ रहा है। अब इसमें हमने देखना है, क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है, तो x की किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। ऑब्वियस बात है, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5/0 विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो x की किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड है, 3 पे,
तो इसका मतलब रियल नंबर्स में से ये वैल्यू इसकी डोमेन में से निकाल देनी है। इस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है विच कैन नेवर बी द डोमेन। तो आर में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, सेट बना के 3 लिख देंगे। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब रेंज के दो तरीके, या तो अब इसका इनवर्स निकाल लो, क्या निकाल लो, इनवर्स निकाल लो, ठीक है। वो इनवर्स का तरीका आपको पता है, जी ऑफ एक्स को वाई रखने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसमें चेक करना है। या फिर एक छोटा सा डायरेक्ट ट्रिक बता रही है, बड़ा ही काम का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आपको जब भी फ्रैक्शन में आ जाए फंक्शन, उसकी रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, नीचे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1 है। तो दोनों के कोफिशिएंट की फ्रैक्शन ले लो 1 ओवर -1, क्या आंसर आ गया -1। इसका मतलब इसकी रेंज में -1 नहीं होगा। 3 पुट करने से हमारा आंसर अनडिफाइंड होता है, तो ये डोमेन में नहीं होगा, और रेंज में हमारा -1। इस तरह आपने डायरेक्ट ट्रिक यूज करके इसकी रेंज निकाल लेनी है, लंबे चौड़े प्रोसेस में करने की जरूरत नहीं है। ये एक आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट में पुरानी बुक में भी था इस तरह का क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इसका ही बताऊंगा क्योंकि ये पुरानी बुक में था, नई बुक में बाकी के सवाल कोई नहीं थे पुरानी बुक में, तो इसलिए उनके बारे में कोई नहीं बताया जा सकता, पेपर भी पहली दफ़ा ही बनेगा, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको, एफ ऑफ 2 -3 है, एफ ऑफ 1 -c, फाइंड करना है ए और बी का आंसर। एफ ऑफ एक्स हमारा ये आ गया, पहले एक्स यहाँ पे 2 पुट कर दो, ये वैल्यू गिवन है, जहाँ जहाँ पे एक्स को 2 पुट कर दिया, ये 8 हो गया, ये 4a हो गया, ये 2b + 1, इन दोनों को लेफ्ट साइड पर ले आओ, तो 8 और +1 हो गया 9, माइनस इधर ले गया प्लस हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 9 + 3 12 हो गया, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या आंसर आ गया, तो एक इक्वेशन बन गई ये। अब आपने एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, एक्स की वैल्यू अब आपने पुट कर देनी है -1, तो जहाँ जब एक्स है -1 रख दिया, तो ये बन गया -1 -a -b, 1 1 से कट गया, -a को और b को इधर ले आओ, ये दूसरी क्वेश्चन। अब आपने इसको सॉल्व करना है, बच्चों वाला काम है, आसान सी चीज़ है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लो, b से कैंसिल, a 2a + 3a, तो 6 + 0 6 हो गया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब ये a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, 2 + b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया बुक वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ा ही आसान सा हलवा क्वेश्चन है, वैसे पेपर में भी मुश्किल ही आता है, सौखा सा क्वेश्चन है। A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second approximately given. आपको ये एक फॉर्मूला गिवन है, हाइट फाइंड करना है, और x आपके टाइम है सेकंड में, और h आपकी हाइट है, ठीक है। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, x = 1 सेकंड हो तो हाइट कितनी होगी, तो आपको ये h ऑफ x की वैल्यू गिवन है, x को 1 रख देना, तो h का आंसर क्या आ जाएगा 30, तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाएगी 30 मीटर। अब x को 1.5 पुट कर देंगे, x को 1.5 पुट किया, तो इसका आंसर आ गया 17.5, तो 1.5 सेकंड के बाद 17.5 मीटर रह जाएगी हाइट। 1.7 पुट करने, 1.7 पुट करके हाइट रह जाएगी 11 मीटर। अब वो कह रहा है कि ग्राउंड को कितने सेकंड के बाद स्ट्राइक करेगा। स्टोन यहाँ पर 60 मीटर पर है, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो हाइट कितनी रह जाएगी 0 रह जाएगी। आपने हाइट को 0 पुट कर देना, तो यहाँ से आपने 10x उधर चला गया, x के इक्वल टू 4, अब स्क्वायर रूट लोगे तो +2 लेंगे क्योंकि हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 2 सेकंड्स के बाद स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ठीक है। समझ आ गया, आसान सा। क्वेश्चन नंबर 7, ये ध्यान से समझना, कंसिडर द फंक्शन f of x = 3x - 5। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है f of x की, सिंपल है,
एक्स की तमाम वैल्यूज पे डिफाइंड है, यस। स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो डोमेन आ गई माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स, या ऐसे समझ लें जो लीनियर फंक्शन होता है वो हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है। अब वन वन को चेक करने, वन वन चेक करने की क्या कंडीशन होती है, आपने एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल पुट कर देने एफ ऑफ एक्स टू को, टू के इक्वल, और अगर एक्स वन इक्वल आ गया एक्स टू के सॉल्व करके, तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। चलो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल पुट करो एफ ऑफ एक्स टू, तो एक्स की जगह पे एक्स वन पुट कर दिया, ठीक है, और इधर x की जगह पे x2 पुट कर दिया, तो f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 कर दिया, माइनस फाइव से कट गया, 3x1 इक्वल आ गया 3x2 के, 3 से कट जाएगा, लो x1 इक्वल आ गया x2 का, इसका मतलब f ऑफ x क्या है, ये 1। जब भी f ऑफ x1 इक्वल x2 आ जाए तो फंक्शन 1 होगा, ये तरीका होता है वन वन फंक्शन चेक करने का। अच्छा, अब ये ऑन टू चेक करना, ऑन टू चेक करने का तरीका कार समझ। अब ऑन टू का मतलब होता है कि y की हर वैल्यू पे x की ही हर वैल्यू एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। चलो इसका एक तरीका ये है, आपने ना f ऑफ x को y पुट कर देना, यहाँ पर f ऑफ x को y रख दिया, यहाँ से आप माइनस फाइव को इधर ले जाओ, इसमें से आपने ना x फाइंड कर लेना। अब x इक्वल आ गया y प्लस फाइव ओवर थ्री। अब इसको चेक करना है, ये जरा थोड़ा सा समझने वाला था, क्या y की हर वैल्यू पे x का एक यूनिक आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि y की आप कोई भी वैल्यू रख दो उस पे ये वैल्यू x की डिफाइंड आ गई, तो हर y की वैल्यू पे x भी एक डिफाइंड वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू होगा, ये फंक्शन ऑन टू होगा। इसको हम पुट करके चेक भी करते हैं, ये x यहाँ पे y प्लस फाइव पुट किया, तो f ऑफ y प्लस फाइव ओवर थ्री इज इक्वल टू y, तो y की हर वैल्यू पर आंसर भी एक यूनिक आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब f ऑफ x इज ऑन टू। तो समझ आ गया है, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, यस इट इज ऑन टू फंक्शन, बिकॉज डोमेन एंड को डोमेन आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं। ये आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x, अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड होगा। ऑब्वियस बात है, जब मैं x पे यहाँ पे माइनस वन पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो रियल नंबर्स में से एक वैल्यू पे इन्फिनिटी बनता है, तो वो डोमेन में नहीं हो सकती, तो डोमेन तमाम वैल्यूज डिफाइंड होती है, उस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, रियल नंबर आंसर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी डोमेन में माइनस वन नहीं होगा। अब इसकी रेंज निकालनी, अब मैंने भी आपको दो तरीके बताए थे कि या तो आप इसका इन्वर्स निकाल लो, उसमें y की वैल्यू देखो किस पे वन डिफाइंड हो रहा है, तो ट्रिक आपको समझ आ जाएगा। अब ट्रिक आपको मैं समझा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 ओवर 1 क्या आंसर आ गया, 2। तो ये इसकी रेंज में नहीं होगा, तो इस तरह आपने ट्रिक यूज़ करके डायरेक्टली एमसीक्यूज में भी आ जाए, तो एमसीक्यूज में भी आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आपको चेक क्या करना है, क्या ये ऑन टू है, अभी चेक करते हैं। ऑन टू का तरीका ये है, आपने एफ ऑफ एक्स को वाई रखना है, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया आके एक्स प्लस वन, एक्स को मल्टीप्लाई वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वाला वाई उधर चला जाएगा, माइनस फाइव हो गया, ठीक है, 2x को इधर ले आओ, x इसमें से कॉमन आ गया, तो x की वैल्यू कुछ मेरे पास यहाँ पर ये आ रही है। अब मैंने जनाब इसको चेक करना है कि y की तमाम वैल्यूज पे x का कोई फाइनाइट आंसर आ रहा है, अच्छा जी नहीं, एक वैल्यू पे y की इसका आंसर अनडिफाइंड बन रहा है, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू y की 2 है, तो y की वैल्यू 2 पर x अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब
y की एवरी y पर ये डिफाइंड नहीं है, हर y की वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू ऐसी है जिस पर या जो किसी का इमेज नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब तमाम y की वैल्यूज पे x का भी कोई आंसर आना चाहिए फाइनाइट। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये ऑन टू नहीं होगा, और वो किस वजह से ऑन टू नहीं होगा, y इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू इन्फिनिटी बन रही है। इसका मतलब इसकी जो कोडोमेन है वो डोमेन के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये ऑन टू नहीं होगा। आई होप समझ आ गया ये स्टेप, ये याद रखना। तो ये ऑन टू नहीं है। अब इसको 1 1 साबित करते हैं। 1 1 के लिए आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वन की इक्वल पुट करना है एफ ऑफ एक्स टू के। तो जहाँ जहाँ पे x से x1 पुट कर दिया, जहाँ पे x से x2 पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3, 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3x1 माइनस 3। अब देखो माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2x1 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x1 माइनस 3x2, इधर बचा 2x2 माइनस 3x1। अब x1 वाली टर्म को लेफ्ट साइड कर ले और x2 वाली टर्म्स को राइट साइड कर। तो ये बन गया 5x1 इज इक्वल टू 5x2, x1 इक्वल टू आ गया x2। तो इसका मतलब f ऑफ x क्या है, इज 1 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो f ऑफ x इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। इसको आपने बाइजेक्टिव चेक करना है। पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए आपको पता है f ऑफ x1 को इक्वल पुट करना है f ऑफ x2 के। तो जहाँ जब x है x1 पुट कर दिया, x2 पुट कर दिया। अच्छा अब e कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x1 इक्वल आ जाएगा माइनस x2 के, माइनस माइनस से कैंसिल। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 1। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या करना है, वो एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर देना है, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स हो गया। ई को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग बेस ई होती है, जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ई दोनों तरफ नेचुरल लॉग वाई, पावर साथ मल्टीप्लाई हो गई, ई और बेस सेम हो गए, दो नंबर्स हों तो नेचुरल लॉग ई का आंसर 1 होता है। याद रखना है क्योंकि इसकी बेस भी है तो 1 हो जाता है। तो नेचुरल लॉग वाई किसकी इक्वल आ गया, माइनस एक्स के, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई। अब देखो y की पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव y पे एवरी y पर x की कोई आंसर आपको वैल्यू मिल रही है, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि y की हर वैल्यू पे x का कोई ना कोई आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू होगा। इसका मतलब f ऑफ x क्या हो जाएगा, फिर f ऑफ x बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कोई अजीबो गरीब सा ही कह लो। इसमें हमने थोड़ी सी लॉजिक की यूज़ करनी है, क्योंकि इस पे हमारे कुछ मेथड्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 1 चेक करते हैं, जी ऑफ एक्स वन इक्वल टू जी ऑफ एक्स टू। तो यहाँ पे x1 पुट कर दिया है, यहाँ पे x2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसमें x1 x2 कैन नॉट बी सॉल्व। तो इसका मतलब ये x1 इक्वल नहीं होगा x2 के, तो इसका मतलब है g ऑफ x इज नॉट इंजेक्टिव। अब सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा आते हैं। f ऑफ x को y पुट कर दिया। अब यहाँ से मुझे ना x की वैल्यू नहीं मिलेगी, ओनली y में एक वैल्यू नहीं मिल रही, इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता मैं। अब उसके लिए फिर हम उसकी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं, देखो y की हर वैल्यू पर x का कोई आंसर आना चाहिए जो कि डिफाइंड हो, या इसको अगर मैं उलट करूं कि x की तमाम वैल्यूज पे
y का कोई ना कोई आंसर जरूर आ रहा है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिस पर ये अनडिफाइंड हो। बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि ना ही इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, ना ही इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, तो ना ही ये स्क्वायर रूट बन सकता है नेगेटिव का, या ये इन्फिनिटी बन सकता है। इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज पे ये डिफाइंड है, तो इसका मतलब x की तमाम वैल्यूज पे y की भी वैल्यू रियल नंबर आ रही है, और y की तमाम वैल्यूज पे x की भी कोई एक वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन है, क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो समझ लें आपका चैप्टर भी मुक गया है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ग्राफ वाला एक्सरसाइज अगर तो पॉसिबल हुई तो मैं कर दूंगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं होती इतनी। ठीक है, टाइम निकालूंगा, अगर तो ये हो गया तो मैं आपको ग्राफ वाला टॉपिक भी समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे या चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन जरूर पूछा करें। चलें जी, ओके।